आपका हमारी आज की उत्तम कृषि पाठशाला में स्वागत है। मैं आप सभी का इस पाठशाला के अंक में जो स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सजगता के साथ जो हमारे ओर से बातें कही जा रही हैं उनको सुने और जो स्लाइड के द्वारा आपको दिखाया जाएगा उसको भी ध्यान से देखें। तो साथियों, अब आरंभ करते हैं। मेरा नाम है ए.के. सिंह। मैं लंबे समय से चंबल के साथ कार्यरत हूँ और खेती से संबंधित जितने भी आयाम हैं उनमें जो काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। चंबल फर्टिलाइजर एक खेती के आदान की कंपनी है। हम उर्वरकों का उत्पादन भी करते हैं और उसके साथ साथ विक्रय भी करते हैं। विक्रय जो हमारे आसपास जो आप देखते होंगे खाद की दुकानें, उन पर हमारे सारे आदान उपलब्ध हैं, उर्वरक उपलब्ध हैं। उत्तम के नाम से आते हैं। उर्वरकों में क्योंकि भारत सरकार की ओर से ब्रांड नेम नहीं होता है तो उसमें सिर्फ चंबल फर्टिलाइजर लिखा होगा। इसके अलावा चंबल फर्टिलाइजर खेती की जो सेवाएं भी आपको प्रदान करती है, जो कि उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, वो निःशुल्क होती है। उन सेवाओं में खेती की सलाह है, जैसे हेलो उत्तम है। हम बहुत सारी जो है संगोष्ठियां आयोजित करते हैं, वैज्ञानिकों को आपके खेत तक ले जाते हैं और डेमो लगाते हैं। और इसके अलावा जो आपके खेतों की मिट्टी की जांच और सिंचाई का जो पानी है उसकी जांच कर रिपोर्ट भी आपको फ्री में उपलब्ध कराते हैं। तो ये चंबल फर्टिलाइजर के बारे में थोड़ी जानकारी रही। साथियों, आज का हमारा जो मुख्य विषय है वो मूंगफली में बीज उपचार। तो बीज उपचार के साथ साथ मूंगफली की जो अपनी खेती उसके बारे में भी हम कुछ थोड़ी बहुत चर्चा आपके साथ करेंगे। तो आइए हम इस यात्रा को आरंभ करते हैं और आशा है कि आपको आनंद आएगा इसमें। तो सबसे पहले मैं मूंगफली की खेती के बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगा। मूंगफली की फसल हमारे भारतवर्ष के जो कहें सेंट्रल पार्ट है या मतलब जो पश्चिमी क्षेत्र है और अपने उत्तर भाग में भी मूंगफली की खेती की जाती है। ये लगभग 100 से 130 दिन की फसल है और आम तौर पर इसका जो उत्पादन है उत्तर भाग में अगर हम देखें तो खरीफ के क्षेत्र में किया जाता है और पश्चिमी क्षेत्र में अगर हम देखें तो खरीफ के अलावा आपके रबी में भी इसकी जो खेती की जाती है और बहुत सी जगह जो जायद का सीजन होता है उस समय पर भी इसकी खेती की जा सकती है। मूंगफली की खेती के लिए आम तौर से थोड़ी सी जो अपने को तापमान चाहिए और उसके साथ जो नमी भी चाहिए, इस तरह का अगर हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर है तो वो सबसे उपयुक्त होता है। इसके अलावा तापमान है, इसके अलावा जो प्रकाश भी उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा छाँव रहती है तो भी जो अच्छी फसल नहीं होती है वो उससे प्रभावित होती है। तो जो प्रकाश भी मिले, थोड़ी बूंदाबांदी भी हो और नमी हो, ये इसके विकास के लिए बहुत ही उपयुक्त रहती है। अच्छा अंकुरण और फूल बनने के लिए इसमें जो उपयुक्त तापमान है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अगर रहता है तो फसल का विकास भी अच्छा होता है, फूल भी अच्छे लगते हैं और फलियों का उत्पादन भी भरपूर प्राप्त होता है। इसके लिए जो खेत की आवश्यकता होती है वो आम तौर पर रेतीली से दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इन्हीं में ही मूंगफली होती है। हमारे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं भारतवर्ष के जहाँ की थोड़ी सख्त मिट्टी भी है, लेकिन वहाँ खेत की तैयारी इस तरह से होती है कि वो जो हमारा खेत है उसकी जो मिट्टी है उसमें फुलाव रहता है और उसकी आवश्यकता फुलाव की इसलिए है क्योंकि जब मूंगफली में फली बने तो उसको अपने विकास के लिए खूब स्थान उसको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो इसलिए हम ध्यान रखें कि इस तरह के जो अगर हमारे खेत हैं तो वहाँ पर हम जो सफलता से मूंगफली की खेती कर सकते हैं। और जो अहम चीज़ है, क्योंकि ये जो फसल हम ले रहे हैं इसकी जड़ें नीचे तक जाती हैं और फल भी नीचे ही लगता है, तो मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थ यानी हम उसको एक तरह से बोल देते हैं जैविक तत्व की जो भरपूर मात्रा होनी चाहिए, चाहे आपकी रेतीली जमीन हो, दोमट हो या हल्की सी भारी भी हो। तो ये बहुत आवश्यक है। मूंगफली का जो
जो मतलब लगाने का समय है, अगर हम खरीफ की बात करें, तो ये जून के आखिरी सप्ताह से आरंभ होता है। तापमान उतरना शुरू हो जाता है। अभी तो अगर आप देखें तो कहीं 45 है, 40 है, तो अधिक है तापमान। तो जून के आखिरी सप्ताह, क्योंकि उस समय पे मानसून का आगमन हो चुका होता है, तापमान भी धीरे-धीरे कम होने लगता है। लेकर जो पूरे जुलाई के महीने तक आप मूँगफली की बुआई कर सकते हैं। इसके बाद रबी का सीज़न आता है, उसमें नवंबर का महीना सबसे उपयुक्त रहता है। उस समय तापमान ठीक रहता है और उस समय हम मूँगफली लगा सकते हैं। रबी में आमतौर पर जो मूँगफली लगाई जाती है, वो हमारे जैसे जो गुजरात है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र है और एमपी के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये लगाई जाती है। इसके अलावा हम अगर ले लें तो महाराष्ट्र है या साउथ के कुछ स्टेट हैं, वहाँ पर ये रबी में लगाई जाती है मूँगफली। ग्रीष्मकालीन अगर चले जाएँ, तो उसको हम जायद सीज़न बोलते हैं। उसके लिए फरवरी से लेके मार्च के बीच में हम मूँगफली लगा सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य-मुख्य बातें रहीं साथियों मूँगफली के बारे में, जो मैंने आपके साथ बताई। अब हम थोड़ा पैकेज प्रैक्टिसेस के ऊपर जो जाते हैं। तो सबसे अहम बात ये है कि जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि ज़मीन हमारी पूरी तरह से ताकतवर होनी चाहिए, उसके अंदर पोषक तत्व खूब होने चाहिए। तो उसका मुख्य आधार है कि हम कार्बनिक जो पदार्थ है, उसकी पूर्ति अवश्य करें। उसकी पूर्ति के लिए क्या चीज़ है, क्या साधन हमारे पास उपलब्ध हैं? तो सबसे मुख्य साधन जो कि हमारे आस-पास ही होता है, हमारा ही होता है, उसमें है गोबर की खाद। इसके अलावा कंपोस्ट की खाद आप समझते हैं कि जो भी ऐसी चीज़ जो सड़ जाती है, चाहे वो फसल के अवशेष हों, फलों के अवशेष हों या कोई भी चीज़ हो जो कि सड़ सकती है, उससे कंपोस्ट तैयार किया जाता है। तो सड़ी हुई कंपोस्ट खाद, बहुत सी जगह लोग हरी खाद भी लगाते हैं, तो इनमें से कोई भी एक साधन आप चुन सकते हैं और उसको अपने खेत में अवश्य प्रयोग करें। 10 टन 1 हेक्टेयर के हिसाब से, लेकिन ये अधिकतम मात्रा है। अगर आपके पास कम भी है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने का तरीका बहुत जो है जो मत तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। जैसे कि अक्सर क्या होता है कि हमने अप्रैल में हमारा खेत खाली हुआ और हमने ये जो कंपोस्ट है या गोबर की खाद है, उसकी जाके खेत में ढेरी लगा देते हैं और उसको धूप में तपने देते हैं और जब काम शुरू होता है तब उसके बाद उसको फैला के और हल चलाते हैं। यह थोड़ा-सा सही नहीं है। जब भी हम इसका इस्तेमाल करें, उसी समय इसको फैलाएँ और खेत में अच्छी तरह से मिला दें। क्योंकि अगर हम धूप में खुला छोड़ते हैं, तो इसके अंदर जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, वो कम हो जाते हैं और जो बहुत सारे जीव रहते हैं, जो कि मिट्टी में मिलके अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, जो लाभदायक हैं, उनमें भी बहुत सारी कमी आ जाती है। तीसरा एक और जो है हमारी ओर से सुझाव है कि जहाँ तक संभव हो, मूँगफली की जो फसल है, वो मेड़ के ऊपर लगाएँ। मेड़ और उसके साइड में एक तरह से फरो हो जाता है। तो वो उसमें क्या है कि जब जो अपना पौधा उगता है, तो उसकी जड़ों का विकास अच्छा होता है क्योंकि उसको जगह मिल जाती है और जब उनका विकास अच्छा है, तो फलियाँ भी अधिक मात्रा में लगती है और हमें अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो भी हम इस तरह की मेड़ें बनाएँ, वो ढाल के वो हम ध्यान रखें खेत में। अगर ढाल के अपोजिट बनाई या उसके जो मतलब ऐसे लगाएँ कि वो ढाल को रोक रही हैं, तो अगर पानी ज़्यादा पड़ा, तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है और हमारी फसल को नुकसान हो सकता है। तो आप अपने अनुभव के आधार पर ये चीज़ जो है तैयार कर सकते हैं। जो बुवाई का समय मैंने आपको बता ही दिया है, जून से जुलाई, नवंबर, फरवरी, मार्च ये 3 अलग-अलग समय इन पे आप मूँगफली लगा सकते हैं। बीज की मात्रा कितनी रखें? तो बीज की मात्रा का वैसे आमतौर पर ये चुनाव किया जाता है कि भई हमने देखा कहीं पे नमी कम है या कहीं पे बीज हमारा हल्का है, तो हम थोड़ा ज़्यादा बीज इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन अगर बीज की क्वालिटी हमारी अच्छी है, पूरी तरह स्वस्थ बीज है, तो 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ के लिए जो ऐसी मूँगफली है जो गुच्छे में उत्पादन होता है, तो उसके लिए 100 से 110 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए चाहिए। लेकिन जो ऐसी आपकी वैरायटी है जो फैलने वाली है, जिसका पौधा फैलता है, उसके लिए 90 से 100 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए बीज की आवश्यकता होती है। लाइन से लाइन की अगर जो मतलब दूरी करना चाहें, तो 30 से 45 सेंटीमीटर देख सकते हैं आप। अगर आपको लगे 30 अच्छा है 30 रखें, आपको लगे कि भाई हमारा पौधा फैलेगा ज़्यादा 45 रख सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 10
से 15 सेंटीमीटर हम रख सकते हैं। तो ये एक सैद्धांतिक चीज़ें हैं, लेकिन आप अपने क्षेत्र और स्थिति को देखते हुए इसमें आगे-पीछे थोड़ा बहुत कर सकते हैं। स्वस्थ बीज होना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ बीज से हमें स्वस्थ पौधा प्राप्त होता है और उससे फसल में हमें उत्पादन अच्छा मिलता है। अब साथियों, मूँगफली में अगर हम देखें तो हम अक्सर देखते हैं भाई हमने लगा दी, अब ये बड़ी हो गई, अब ये पकने को आ गई, लेकिन इसके अलग-अलग चरण होते हैं। जैसे अंकुरण का समय है। जैसे आज हम बीज लगा रहे हैं तो 7 दिन से अंकुरण हमारा दिखना आरंभ हो जाता है। 7 से 8 दिन के बीच में ये पूरा हो जाता है। इसी बीच में अगर हमारा बीज उत्तम नहीं है या खेत में कोई इन्फेक्शन है, तो उसमें रोग आता है, उसको बोलते हैं कॉलर रॉट। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपके जो आपने बीज लगाया वो सारा स्वस्थ उग रहा है या नहीं उग रहा। अगर कुछ समस्या है तो उसका समाधान हमें करना होगा। 20 से 30 दिन की जब होने वाली जो हमारी फसल होने वाली होती है, तो मुख्य फसल जैसे मूँगफली के अलावा भी बहुत सारे पौधे उगते हैं, जिनको हम बोलते हैं खरपतवार, वो भी उगते हैं। अगर आपके यहाँ साधन उपलब्ध है, श्रम उपलब्ध है, तो आप हाथ से भी निकलवा सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आपके खरपतवारनाशी भी आते हैं, उनका प्रयोग करके आप इनको अपने खेत में रोक सकते हैं, क्योंकि अगर ये अधिक संख्या में होंगे तो जो मुख्य फसल है उसका विकास रुकता है। 30 से 40 दिन की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं पैगिंग चरण। पैगिंग चरण से ये है कि उस समय पर हमारा जो मूँगफली का पौधा है वो फैलता है, अपना आकार लेता है, शाखाएँ बढ़ती हैं, हरापन ज़्यादा होता है, उसकी जो पत्तियाँ हैं उनका विकास अच्छा होता है। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जो जो इसकी ओर आकर्षित होते हैं, ख़ास तौर से उसमें रस चूसने वाले हैं, जैसे एफिड है, चैंपा है, थ्रिप्स हैं, ये आते हैं क्योंकि ये इनके लिए बड़ी अनुकूल चीज़ है और वो जो आएँगे फसल के ऊपर और उसका जो रस चूसेंगे और धीरे-धीरे पौधे को कमज़ोर करेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब भी फसल 30 से 40 दिन हो तो खेत पे जाएँ और इन चीज़ को देखें, अगर इनका प्रभाव है तो उनके रोकने का प्रबंध करें। फिर 40 से 50 दिन की होती है फूल वाली अवस्था। इस समय हमारी फसल के ऊपर फूल आते हैं, तो फूल, हरी पत्तियाँ, पूरा आकर्षण होता है। तो उस समय पर जैसे इल्लियाँ होती हैं, हम इल्ली बोलते हैं, सुंडी बोलते हैं, स्टोप्थोरा या जो भी अंग्रेजी में कैटरपिलर बोल देते हैं, किसी भी नाम से आप समझते हो, ये भी आकर्षित होती है और ये भी पौधे को खाना आरंभ करती है। इस समय पे आपको खेत में जाके देखना है, अगर इनकी संख्या बहुत कम है, इक्का-दुक्का है, तो कोई चिंता का ऐसा विषय नहीं होता। लेकिन अगर इनकी संख्या जो अधिक है और आपको लग रहा है कि जो नुकसान हो रहा है फसल में, तो इसका भी हमें रोकने का उपाय करना पड़ेगा। इसके लिए भी हमारे उत्तम के उत्पाद बहुत सारे आते हैं, इनसे इनको रोका जा सकता है। 75 से 80 दिन के बीच में मूँगफली में फली का निर्माण जो आरंभ हो जाता है। उस समय पर आप थोड़ा-सा एक आध पौधा उखाड़ के देख सकते हैं कि कैसा हो रहा है। अगर आपको लग रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इसी समय पर बहुत सारे रोग आने की संभावना में रहती है, जिसमें टिक्का पत्ती धब्बा रोग है। जो अपना पौधा है उसके जो हरी पत्तियाँ हैं, उन पे छोटे-छोटे स्पॉट आपको दिखाई देंगे, धब्बे दिखाई देंगे। अगर इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं है, हल्का-फुल्का है तो कोई चिंता का विषय नहीं। लेकिन अगर इनकी संख्या ज़्यादा हो रही है, तो फफूंदनाशक से इनका उपचार करना बहुत आवश्यक है। फिर 90 से 100 दिन के बीच में जो फलियाँ बन चुकी होती हैं, बीज का भी पूरा आकार जो हो चुका होता है और करीब-करीब दूधिया स्टेज जो होती है, उससे थोड़ा-सा आगे की अवस्था होती है। उस समय पर भी रस्ट नाम की एक बीमारी आने की संभावना रहती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे पत्तियों के ऊपर जंग जैसी लग गई है, जैसे लोहे के ऊपर लग जाती है ना, उसी तरह की। अगर हल्का-फुल्का है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा मात्रा में है तो फफूंदनाशी का एक छिड़काव आप अवश्य कर सकते हैं इस पे। लेकिन जैसे ही जो 100 दिन से ऊपर फसल होती है, उसके बाद फिर कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर फसल हमारी पक चुकी है 110 से 120 दिन के बीच में और फिर हम आगे 130 दिन के आसपास उसकी खुदाई का प्रबंध करें। तो साथियों ये कहे, ये जो मैंने आपको यहाँ पर चित्र दिखाए हैं, इसका आपको अनुमान तभी लगेगा जब आप खेत पे जाएँगे। और मेरा अनुरोध ये है कि ऐसा कहा जाता है कि जो भी खेती कर रहे हैं, उनको हर दिन
अपने खेत का एक चक्कर तो लगाना ही चाहिए। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आप भी इसका ध्यान रखेंगे और देखते रहेंगे। हम अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। बीज उपचार जो हमारा आज का मुख्य विषय है। तो बीज उपचार एक तरह का शुरुआत का टीका है, आरंभिक टीका है। और टीका लगाने का आप उद्देश्य समझते ही हैं कि जो बहुत सारी आने वाली बीमारियां या कीड़े होते हैं, उनको हम रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बीज के ऊपर उनके बहुत सारे अंडे होते हैं, स्पोर होते हैं। अगर वो बीज पे रहे और वो बीज हमने खेत में लगा दिया, तो खेत में भी बहुत सारे इस तरह के जो है ये स्पोर होते हैं। तो वो सारे इकट्ठे मिलके एक रोगी जो पौधा है उसका विकास करते हैं। लेकिन अगर हमने बीज का उपचार किया तो वो उसके ऊपर से भी हट जाएंगे, ये बीज के ऊपर से भी, और जहां पर बीज जाएगा खेत में उसके आसपास के भी जो हानिकारक जो कीटों के या रोग के जीवाणु हैं उनको भी वो नष्ट करेगा। इसके लिए हमारी एक बड़ी ही उपयुक्त जो दवा है उत्तम ग्रेस, यह इसके अंदर जो है कीट संरक्षण और जो है फफूंद से संबंधित जो रोग है उनको रोकने की क्षमता है। इससे अगर आप बीज उपचार करते हैं तो जो भी मूंगफली की फसल आप ले रहे हैं उसके अंदर जो आने वाले संभावित रोग हैं और जो कीट हैं उनसे अधिकांशतः हमें सुरक्षा प्रदान होती है। तो ये आप ध्यान रखें। ये जो मतलब किस तरह से काम करता है, उत्तम ग्रेस जब बीज के ऊपर लगता है तो इसकी एक लेयर बन जाती है, एक सतह बन जाती है, और वो उसकी ओर से, सतह की ओर से बीज के हर हिस्से में वो आगे जाके प्रवेश करता है। तो जब वो हर हिस्से में जो प्रवेश करता है तो वहां पर कोई भी रोग का जीवाणु या कीड़े के उत्पादन वाला अगर कोई जीवाणु है तो उसको वो पूरी तरह से नष्ट कर देता है। अगर उत्तम ये जो हमारा उत्पाद है उत्तम ग्रेस, इससे आपने बीज उपचार किया है तो बीज सड़न और भी बहुत सारे रोग हैं उनसे रोकथाम, जैसे टिक्का रोग है, जो है जंग रोग है, इन सब से इन सब का रोकथाम होगा। इसके अलावा बहुत सारे जो कीट हैं जैसे दीमक है, सफेद लट है, चैपा है, ये भी बहुत कम मात्रा में आएंगे या आएंगे ही नहीं। तो ये इसका काम है। तो आप नाम याद रखें उत्तम ग्रेस। अब उत्तम ग्रेस जो उत्पाद है इसकी कितनी मात्रा लेनी है और किस तरह से हमें बीज का उपचार करना है। 1 किलो बीज अगर है तो उसके लिए 7 ml उत्तम ग्रेस चाहिए। 7 ml 1 किलो बीज के लिए। अगर आपका जो है इससे ज्यादा है तो आप उस हिसाब से ये इसकी मात्रा जो है आप निर्धारित कर सकते हैं। अगर आप देखें कि चित्रों में हमने दिखाया हुआ है कि किस तरह से बीज उपचार के कुछ चित्र यहाँ पे दिए गए हैं। तो जैसे बीज आप लें, सूखा हुआ बीज है आपका, उसे आप छायादार स्थान पर किसी नीचे आप तिरपाल बिछा लें, उस पर रखें, और फिर दवा जो 7 ml 1 किलो के हिसाब से बताई गई है उस हिसाब से आप लेवें। आपको लग रहा है कि ये 1 किलो के हिसाब से जो कम है दवा, तो थोड़ी मात्रा में पानी भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। उतनी मात्रा बना लें कि ये बीज पर एक हल्की तह अच्छे रूप से जो मतलब तैयार करते हैं। ऐसा ना रहे कि हम सिर्फ 7 ml से ही हमने किया और कुछ बीज हमारे सूखे रह गए या अच्छी तरह से उनके ऊपर दवाई की जो सतह नहीं लग पाई। तो आप ऐसे करें। और जब ये दवा है तो एक जगह न डालें दवा। जैसे बीज की अगर ढेरी है ना तो उसके ऊपर हर तरफ उसका छिड़काव सा करें और साथ के साथ उसको हाथ से जो मिलाते रहें। हाथ से, नंगे हाथ से नहीं मिलाना। आप इस फोटो में जो मतलब जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर उन्होंने हैंड ग्लव्स पहने हुए, हस्ताने पहने हुए हैं। तो किसी भी तरह के जैसे प्लास्टिक के हस्ताने आते हैं या रबड़ के हस्ताने आपके पास हैं, उनको आप अच्छे से हाथ पे पहने और वो ऊपर तक जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ उंगलियों तक ही रहे, पूरे हाथ को कवर करें। उससे फिर आप उसको अच्छी तरह से मिलाएं, लेकिन तेजी से ना मिलाएं, हल्के हाथ से मिलाएं। हल्के हाथ से मैं इसलिए कह रहा हूं कि मूंगफली के ऊपर जो इसका छिक्कल है, अगर आपने तेजी से किया तो वो छिक्कल हट सकता है। अगर छिक्कल हट जाए, उसका हट गया तो बीज हमारा खराब हो जाएगा, उगने में वो अक्षम हो जाएगा।
तो हमें इस तरह से इसको मिलाना है कि बीज का ऊपर का हिस्सा है वो कतई ना हटे। जब ये अच्छे से हो जाए तो जो छायादार स्थान पर इसको आप रखें और इसको सूखने का अवसर दें। और बीच-बीच में अगर आपके पास समय है तो बीच में इसमें आप थोड़ा-सा आगे-पीछे करके ऐसे कर सकते हैं जिससे कि समान रूप से वो सूख जाए। जब अच्छे से सूख जाए तो फिर ये बिजाई के लिए बीज तैयार है और आप इसे खेत में ले जाके बिजाई कर सकते हैं। अगर इसी की अधिक मात्रा है तो आप एक चित्र में देख रहे हैं कि एक ड्रम है, उसमें जो मतलब बीज को और दवा को अंदर डाल के इसका उपचार किया जा रहा है। ये भी एक अच्छा तरीका है, इसका भी प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। बस सावधानी यही रखनी है कि थोड़ा-सा धीरे-धीरे करें, तेज़ी से ना करें। और जो भी ये जो मतलब इसके उपचार के काम में है, उनको और चीज़ें ध्यान देंगे। एक तो हैंड ग्लव्स पहनने हैं, मुँह के ऊपर मास्क लगाना है क्योंकि इसमें कीटनाशक भी है और अगर संभव हो तो सिर को ढकें, जूते पहनें और इसके बाद जब ये काम पूरा हो जाए, तो अच्छे से साबुन से अपने हाथों को धोएँ, कुल्ला करें। उसके बाद ही फिर घर में अंदर जाएँ या कोई चीज़ खाना-पीना करें, उसके बाद ही हमने करना है। तो ये उपचार की कुछ जानकारी जो आपको मैंने दी साथियों, मैं समझता हूँ कि आपके लिए उपयोगी रहेंगी। मैं फिर एक बार अनुरोध यही करूँगा कि बीज उपचार अवश्य करें। बहुत छोटा खर्चा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके लाभ हैं। लाभ सबसे बड़ा ये है कि अंकुरण बहुत अच्छा होता है और बीज का जो ओज है वो अच्छा बना रहता है और जब अंकुरण अच्छा है तो उसके बाद जो मतलब पौधा है वो उसका विकास अच्छा होता है क्योंकि शुरुआत अच्छी है, तो उसके बाद फिर सारा ही अच्छा-अच्छा होने लगता है। तो बीज उपचार पे आप ख़ास ध्यान दें। इसके अलावा साथियों मैं एक थोड़ा अनुभव आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि मूँगफली की फसल आपने लगाई, आपने बीज उपचार किया, सब कुछ अच्छे से किया, लेकिन आपके आस-पास कुछ ऐसे खेत हैं किसानों के, जो आपके साथी किसान हैं, उन्होंने बीज उपचार नहीं किया। तो संभवतः उनके खेतों में ये रोग भी आ सकते हैं, कीट भी आ सकते हैं। जब वहाँ पर वो आते हैं, तो वो हवा के साथ आपके खेत तक भी फैलने की संभावना है। तो इसके लिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि जिस खेत में आपने मूँगफली लगाई है, उसके चारों ओर कोई ऊँची फसल जैसे कि मक्का, बाजरा, ज्वार, उनकी 4-4 लाइनें उसकी जो आपके खेत की मेड़ है ना, उसके अंदर आप लगा दीजिए और बीच में आपकी मूँगफली की फसल होगी। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि उन खेत से आने वाले रोग के जीव, जो हवा के द्वारा आ सकते हैं या कीट हैं, वो उनको रोकने का काम करेगी और आपकी फसल सुरक्षित बनी रहेगी। और अगर ऐसा हुआ तो संभवतः आपको फिर किसी और कीटनाशक या रोग को रोकने की जो दवा है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं जो आपके साथ इसलिए क्योंकि बहुत सारे किसान इसको अपनाते हैं और अपनी जो मतलब खेत हैं या जो फसल है, उनको सुरक्षित रखते हैं। तो साथियों, आज ये इतनी सारी जो जानकारियाँ मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई हों। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप का कोई सवाल है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और साथियों, इसके साथ हमारे कुछ जो सलाह केंद्र भी हैं, जिनमें हम जो उधर हमारे टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर मैं लिखाना चाहता हूँ 1800 180 55 50। ये हेलो उत्तम के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर हमारे खेती के अनुभवी लोग बैठे हैं, जो कि उन्होंने अध्ययन भी किया है, खेतों पे भी जाते हैं और रोज़ इनकी आप जैसे साथियों के साथ बात होती है। तो कोई भी सलाह आपको लेनी हो, आप उनको फ़ोन कर सकते हैं और उनसे आप जो भी आपकी शंका है, उसके समाधान के लिए या उसकी जानकारी के लिए आप इनसे सलाह ले सकते हैं। आपसे फिर मेरा एक बार अनुरोध है कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमें लाइक करें, फ़ॉलो करें और ये जो स्कैनर आप देख रहे हैं, इसको स्कैन करके भी आप हम तक पहुँच सकते हैं। तो साथियों, ये इतना रहा। अब हम आपके द्वारा अगर कोई सवाल है, तो उधर आने का प्रयास करते हैं। रमेश जी ने लिखा है, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, और ये पंडित सौरभ दुबे जी ने सवाल पूछा है कि बीज उपचार के लिए कार्बन डाई को
को भी बीज उपचार के लिए आता है। हाँ, आता है, ये भी एक फफूंदनाशक है, लेकिन ये सिर्फ़ फफूंदनाशक है और इसमें कीटनाशक नहीं है। तो जो हमने उत्पाद आपको कहा है, आप उसका उपयोग करेंगे तो उसमें फफूंदनाशक भी है और जो है मतलब कीटनाशक भी है। मिक्की जी, आपका धन्यवाद। आपके जो लिखिए देवव्रत जी, ये बीकानेर से, पर आपका कोई जो कमेंट नहीं है देवव्रत जी। कुछ अगर आप पूछना जो चाह रहे हैं तो आप पूछें ज़रूर साथियों। और अ, बाकी मैं और देखता हूँ और कोई लोग पूछ रहे हों तो इसके अलावा एक चीज़ और है कि जैसे आप अगर यहाँ नहीं भी पूछ पा रहे हैं तो आप अपने हमारे जो हेलो उत्तम पे भी फ़ोन लगा के वहाँ पे आप पूछ सकते हैं और जो भी आपकी शंका हो उसके बारे में आप सलाह ले सकते हैं उनसे। देखिए, ये जो हमारा हेलो उत्तम है, ये सलाह केंद्र है। हम कोई ऐसा जो है हमारी ओर से आश्वासन नहीं है कि हम पूरा समाधान दे देंगे। समाधान के लिए प्रयास आपका ही होता है। तो ये सारी जो जानकारियाँ साथियों आपके लिए रहीं और मैं चाहूँगा कि और कुछ लोग सवाल पूछें। हालाँकि लोग अपने न राय तो दे रहे हैं, कोई अच्छा बता रहे हैं, गुड प्रोग्राम ऐसा कुछ करके, वो ठीक है, लेकिन फिर भी आपके कोई सवाल हो तो मैं उपस्थित हूँ। अभी समय हमारे पास है करीब-करीब 3.5 मिनट का और उसमें हम और बात कर सकते हैं। मूँगफली के बारे में एक चीज़ और बता दूँ, ये बड़ी स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी जो एक तरह से भोज्य पदार्थ है। इसके अंदर प्रोटीन भी होता है और तेल भी होता है और ये दोनों ही चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होती हैं और उसके लिए हाँ, उत्तम ये एक जो पंकज राय है, उत्तम प्रणाम के साथ ग्रेस का यूज़ सीड ट्रीटमेंट में जो कैसे करें? जैसा मैंने बताया कि 1 किलो अगर जो आपका बीज है तो उसके लिए 7 एमएल उत्तम ग्रेस हमें चाहिए और 7 एमएल की मात्रा अगर 1 किलो बीज के पे पूरी तरह फैलने के लिए आपको कम लग रही है, तो उसमें थोड़ा-सा शुद्ध पानी मिला सकते हैं। शुद्ध से मेरा ये है कि पानी के अंदर मिट्टी नहीं होनी चाहिए और पानी खारा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा है और ये जो है ये कैलाश जी हैं, उन्होंने कहा अनुभव से बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कैलाश जी। अरमान खान जी, सीड ट्रीटमेंट में खर्चा कितना आता है? खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन अगर आप जैसे कि आपका क्षेत्र तो 7 एमएल इसमें जो एमआरपी लिखा है जो हमारी बोतल पे, उसके हिसाब से इसका आकलन आपने कहा है। मैं आपको रेट बताने में थोड़ा सक्षम नहीं हूँ यहाँ पे, अदरवाइज़ मैं रेट बताता आपको। वो लेकिन बहुत कम खर्चा है, जैसे कि मान के चलें कि कोई मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा जैसे कि जो अक्सर एक एडवर्टाइज में आता है, एक भी टीका छूट गया तो जो है मतलब सुरक्षा चक्र टूट गया। तो एक छोटा-सा टीका था, उसने हमारे पूरे जो क्षेत्र से या कहें कि विश्व से एक पोलियो से संबंधित बीमारी जो थी उसको खत्म कर दिया। लेकिन वो होने के बाद बहुत खर्चा होता था लेकिन फिर भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाते थे। तो हम उस तरह से इसको देखें। हाँ, ये रमेश जी ने पूछा है काली जड़ की समस्या के लिए समाधान। अगर बीज उपचार आपने किया है, तो ये इसका शुरुआती समाधान है और ये आपको पूरी राहत देगा। अच्छे से आप उपचार करें, आपको हमारा जो अनुमान है कि पूरी राहत मिलेगी और इसमें ये क जो काली जड़ की समस्या नहीं आएगी शैलेजा जी। तो ये कुछ सवालात रहे और इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि सल्फर से संबंधित जो उर्वरक हैं, आप उनका अवश्य प्रयोग करें। जैसे कि उत्तम सल्टोन हमारा आता है और उत्तम सुपर गोल्ड हमारा आता है, इनका आप प्रयोग करें, तो इससे भी आपके फसल के विकास में और अच्छा उत्पादन लेने में आपको सहायता मिलेगी। तो साहब अगले वीडियो पर हाँ, आपका जो सजेशन है कि जो अगले वीडियो में खरपतवार के बारे में हम आपको जानकारी दें, तो हमारा प्रयास होगा कि वो हम आपको जानकारी जो है अपनी ओर से उपलब्ध कराएँगे। हाँ, डीएपी, एसएसपी, एनपीके के बारे में पूछा है कि कौन-सा उत्तम रहेगा? तो देखिए इसमें ऐसा एनपीके जिसके अंदर जो नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटाश भी है और सल्फर भी है। अगर सल्फर नहीं है तो सल्फर हम अलग से डाल सकते हैं। आजकल एक और उत्पाद आ रहा है जिसमें फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है। वो है जो है ट्रिपल सुपर फास्फेट टीएसपी।
हमारी कंपनी का भी उपलब्ध है। तो मेरा अनुरोध है कि जिन लोगों के यहाँ टीएसपी उपलब्ध है, वो उसका उपयोग ज़रूर करें। इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो साथियों, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अब समय हमारा समाप्त हो रहा है, तो आपसे आज्ञा चाहेंगे। फिर किसी अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और नमस्कार।